हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु और अणु। जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। कुछ टॉपिक्स हमने इसके कवर कर लिए थे अच्छे से। बाकी कुछ टॉपिक्स जो है हम आज कवर करेंगे, आज के लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं। अब एटम्स क्या होते हैं, कैसे वर्ड एटम आया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो महर्षि कर्ण थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले ढूंढा कि जो मैटर, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मैटर है वो क्या है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि विभाजित किया जा सकता है स्मॉल पार्टिकल्स में। जो सबसे छोटा पार्टिकल बच जाएगा, जो इनडिविजिबल होगा, उसे क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा। फिर हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स आए, जिन्होंने बताया कि मैटर क्या है, डिविजिबल है, मैटर को डिवाइड किया जा सकता है। फिर मैटर को डिवाइड करके लास्ट में जो इनडिविजिबल पार्टिकल बनता है, उसे क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अब ये एटम क्या है, कैसा पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि हमने चैप्टर में ये भी देख लिया था कि जो एटम है उसके आगे क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसको आगे विभाजित किया जाता है। कैसे, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। ठीक, चलिए। फिर हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। उसमें पहला लॉ था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या बताता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन क्या होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स स्टेट एंड फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ये जो मास है ये ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बस अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। जैसे कि हमने कहा, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक है, मिल करके उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का जो मास है वो क्या होता है, बराबर ही होता है। यानी कि यहाँ पर कोई मास ना नष्ट हुआ है ना उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर भी कोई मास ना नष्ट हुआ है ना उत्पन्न हुआ है। मास क्या दोनों में बराबर ही है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। ठीक, फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करके हमने जान लिया था, इस लॉ को हमने क्या कर लिया था, प्रूव भी कर लिया था एक्सपेरिमेंट से। ठीक, फिर हमने पढ़ा बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा अपने फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। जैसे H2O है, यानी कि पानी है। अब वो पानी आरओ का हो, समुद्र का हो, लेक का हो, झील का हो, कहीं का भी हो, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा, और उसका जो रेशियो होगा 1:8 ही हमेशा रहेगा। वैसे NH3 का 3:14 ही हमेशा रहेगा। ठीक, यानी कि बच्चे जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, 9 ग्राम ऑफ वाटर हमारा फॉर्म होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा स्रोत कौन सा है, सोर्स हमने कौन सा लिया है, या मेथड हमने कौन सा यूज किया, ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही होगा। ठीक, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए, तो फिर हमने पढ़ी थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी प्रूव करती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सॉरी, या हम कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है उसे क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। अब ये एटम कैसा है, इनडिविजिबल है, क्या, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने पढ़े कि इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो वो कुछ इस तरीके से हमारे एटम का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और हमारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। तो पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए थे। हमने कहा कि किसी पदार्थ के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, टाइनी पार्टिकल, सूक्ष्म कण जो होते हैं, उन्हें ही एटम या परमाणु कहा जाता है। और यही एटम, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
अब ये जो एटम्स है ये कैसे इनडिविजिबल है, यानी कि इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, जिस वजह से ना तो ये उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक, अब जो एटम होगा किसी गिवन एलिमेंट का, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी और डिफरेंट एलिमेंट के एटम की मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। जैसे हम कहें कार्बन, तो कार्बन के अगर अलग अलग एटम है तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग एलिमेंट है ना, दो अलग एलिमेंट है, तो उनका मास और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी यानी कि रासायनिक गुण होंगे, ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हमेशा कैसे कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल रेशियो नंबर में कंबाइन होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम। एटम क्या है, सारे मैटर्स की क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, या हम कहें कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर कॉल्ड एटम्स। जैसे कि हमने कहा बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है। अब एक बड़ी सी बिल्डिंग कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, पहले ईंट लेंगे, ईंट से क्या बनाएंगे, बहुत सारी ईंटों को एक साथ मिला करके क्या बनाएंगे, दीवार बनाएंगे। ठीक, दीवार बना करके वहां कमरे बनेंगे। ठीक है, कमरे बनने के बाद छत पड़ेगी, फिर जा करके हमारी बिल्डिंग तैयार होगी। ठीक है, तो ये बिल्डिंग जो तैयार हुई उसकी बेसिक ब्लॉक क्या है, वो ईंट है। उस ईंट की वजह से हमने पूरी बिल्डिंग बना दी ना। वैसे ही किसी भी पदार्थ की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम है। एटम के सब मिलकर ही कोई भी पदार्थ बना है, हम हो, आप हो, या आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज हो, हर चीज किससे मिलकर के बनी है, एटम से मिलकर के बनी है, यानी कि परमाणु से मिलकर के बनी है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इस मार्कर की, तो ये मार्कर भी किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो इसकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसे क्या कहा जा रहा है, एटम कहा जा रहा है, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक, किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है बच्चों। अब आगे, एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, या हम कहते हैं सूक्ष्म होते हैं। इवन इफ मिलियंस ऑफ एटम वर स्टैक्ड इट वुड बी ओनली द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। अगर हम मिलियंस, है ना, लाखों अगर हम क्या कर ले, एटम को क्या कर ले, एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे, फिर भी जा करके उसकी थिकनेस कितनी होगी, उसकी मोटापा जो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी, वो सिर्फ एक पेपर की शीट के बराबर होगी। ठीक, कैसे, चलिए, तो बच्चों हमने कहा कि अगर हम मिलियंस ऑफ एटम को मिला दें, अब ये क्या है हमारे पास, जैसे हम कह सकते हैं कि ये कोई एक एटम है। ठीक है, इससे इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होता है। तो अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को इस तरीके से मिला दें, है ना, एक के ऊपर 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 रख दें मिलियंस ऑफ एटम को, तो उसकी जो मोटाई है वो किसके बराबर होगी, सिर्फ एक पेपर की शीट के बराबर होगी। ये जो पेपर की शीट हमें दिख रही है ना, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम को क्या कर दें, एक के ऊपर रख दें, फिर उसकी क्या होगी, जो मोटाई होगी वो किसके बराबर होगी, सिर्फ पेपर की शीट के बराबर होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो कितने सूक्ष्म होते हैं, कितने छोटे होते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट होता है हमारा कंप्लीट कि एटम जो होते हैं उनकी जो मोटाई होती है वो किसके बराबर होती है, शीट ऑफ पेपर के बराबर होती है। अगर हम लाखों क्या करते हैं, एटम्स को एक के ऊपर स्टैक करके रखते हैं। ठीक, एटम्स, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब एटम की जो रेडियस है वो नैनोमीटर में नापी जाती है, मापी जाती है। ठीक, जैसे हम कहते हैं टाइम को हम कैसे लिखते हैं, मिनट में या सेकंड में ऐसे लिखते हैं, सेकंड कहते हैं ना हम। तो वैसे ही जो एटॉमिक रेडियस है वो मेजर की जाती है नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम की जो रेडियस है बच्चों। ठीक, अब 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, तो 1 मीटर को लिख सकते हैं हम 10⁹ नैनोमीटर। ठीक, सिंपल। अब एटॉमिक रेडियस कैसे ली जाती है, अब हम क्या कहें कि एटम की, कोई एक एटम है उसकी रेडियस लेनी है ना, कोई एक एटम है उसकी रेडियस लेनी है। लेकिन बच्चों एटम इतना छोटा होता है कि हम एक अकेले एटम की रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमें कम से कम दो एटम चाहिए होते हैं। उनका जो सेंटर होता है ना, दोनों का क्या होता है, जो दोनों का जो सेंटर होता है, तो सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो गया हमारा डायमीटर, इसका जो हाफ, ये अगर हम बात करें
तो यहाँ से यहाँ तक क्या इसका ये डायमीटर। रेडियस की बात करें तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, यानी कि इसका ये जो इतना हाफ पार्ट है ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एक अकेले एटम की हम रेडियस नहीं ले सकते, क्योंकि एटम जो है वो बहुत ही छोटा होता है। तो हम कम से कम 2 एटम हमने लिए हैं, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है बच्चों, ये है इसका डायमीटर। डायमीटर के हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी क्या है, एटॉमिक रेडियस। बीच में क्या है, सेंटर क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि इसके न्यूक्लियस से, सिंपली बात आप समझिए, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, डायमीटर, और हाफ कर देंगे हम तो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। सिंपल। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेडियस को निकालते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एटॉमिक रेडियस को जो है नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ रेडियाई हमें दी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, और रिलेटिव साइजेस उनके हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें देखना है किसका साइज क्या होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर में है ये। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका साइज है 10⁻⁹। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। ठीक, तो इसका साइज है 10⁻⁸। बात करें ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि रेत का एक दाना, ठीक है, रेत का एक दाना या रेत का एक कण, उसका साइज है 10⁻⁴। अब रेत का एक कण आप जान सकते हैं कितना छोटा होता है। ठीक है, एंट यानी कि चींटी, चींटी का साइज है 10⁻⁻3। एप्पल सेब की बात करें अगर तो इसका साइज है, रेडियस है 10⁻⁻1। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ये दिए हुए। तो आपको एटम के बारे में लिख लेना है कि एटम क्या है, एटम की रेडियस कैसे मेजर की जाती है, किस में मेजर की जाती है, और ये डायग्राम आपको बना लेना है बच्चों, जहाँ पे न्यूक्लियस, एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई के बारे में बताया गया है। अच्छा, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो बच्चों, अगर हम सिंपल बात करते हैं तो कोई एटम है, ठीक है, तो ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर, इसे क्या कहा जाता है, इस सेंटर को बच्चों न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, यानी कि 2 न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियाई कहेंगे उनको, तो 2 न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर बताई गई है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, डायमीटर कह रहे हैं। ठीक, तो एटम होता है, तो एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P+N। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, ये डायग्राम जो यहाँ पर बने हुए वो नोट कर लेने हैं, और ये जो सारणी है ये आपको नोट कर लेनी है बच्चों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। It is possible to produce magnified image of surfaces of elements showing atom। तो ये क्या है, पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो मैग्निफाइड इमेज है सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स को हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दिखते हैं सरफेस, ये क्या है, सिलिकॉन का सरफेस है, ये पायरोलिटिक ग्रेफाइट है उसका सरफेस है, और ये हमें उसके एटम्स दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से इतने सूक्ष्म वो होते हैं कि वो हम ऐसे भी देख नहीं सकते। ठीक, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग एलिमेंट के क्या क्या सिंबल्स हैं। सबसे पहले डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट विद स्पेसिफिक मीनिंग। तो डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सिंबल्स को यूज किया था एलिमेंट्स के लिए। ठीक, जिनका वो स्पेसिफिक मीनिंग था, जैसे रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, सम सिंबल्स आर गिवन बिलो। तो कुछ सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कुछ इस तरीके से था, कार्बन का कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन का, आयरन का, सिल्वर का, मर्क्यूरी का, लेड का, कॉपर का, गोल्ड का, तो कुछ इस तरीके से सिंबल्स थे। ठीक है, तो आपको बच्चों ये सिंबल नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंबल्स हैं ये किसने दिए थे, तो डाल्टन ने फर्स्ट यूज किए थे ये, है ना, सिंबल्स को। ठीक, तो ये सिंबल आपको नोट कर लेने हैं कि अलग अलग एलिमेंट के किस तरीके से अलग अलग सिंबल्स थे।
चलिए, तो डाल्टन हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल का यूज किया था। तो उनके सिंबल कुछ इस तरीके से थे, उन्होंने कुछ इस तरीके से सिंबल्स को बताया था कि ये सिंबल्स होंगे जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रेजिलियस suggested using one or two letters from the element's name as its symbol। अब ब्रेजिलियस ने कुछ सजेशंस दिया कि एलिमेंट के क्या लगे फर्स्ट और टू लेटर से क्या करते हैं, उनका सिंबल बनाते हैं। जैसे कि इनिशियली एलिमेंट नेम वर डिराइव फ्रॉम लोकेशंस। अच्छा, इनिशियली पहले तो एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाता था, जिस लोकेशन से हमने उनको पाया है, जिस लोकेशन से हमने डिराइव किया है, वहीं से उनका नाम क्या रख देते थे, नाम रख देते थे जहां से वो पहले डिस्कवर हुए। जैसे कि कॉपर फ्रॉम सिप्रस और फ्रॉम कलर्स, गोल्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड फॉर येलो। ठीक, तो इस तरीके से रख लेते थे नाम। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC कहते हैं बच्चों, अप्रूव्स एलिमेंट नेम सिंबल एंड यूनिट्स। उन्होंने एलिमेंट के नाम को, सिंबल को और यूनिट को अप्रूव किया। सिंबल ऑफन यूज द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट का जो नाम है उसके फर्स्ट और टू, पहला और दूसरे लेटर से उसका क्या किया जाएगा, सिंबल रखा जाएगा। ठीक, कैसे? अच्छा, ये सारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ वो है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ था, किस तरीके से नाम रखे जाते थे, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने वो पढ़ लिया है, लेकिन इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि कैसे एलिमेंट का नाम, सिंबल कैसे रखा जाएगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। तो जो पहला लेटर होगा, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो सारे एलिमेंट में, तो पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। एंड द सेकंड लेटर, दूसरा लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम में देखो, कोबाल्ट में देखो, सोडियम में देखो, एन कैपिटल है और ए क्या है, स्मॉल है। जैसे कि हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का Al, कोबाल्ट का CO। ठीक, सम सिंबल आर फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। अच्छा, कुछ सिंबल ऐसे हैं जो कैसे हो रहे हैं, कैसे सिंबल बन रहे हैं कि पहला लेटर और लास्ट में जो उनका लेटर है उससे बन रहा है। जैसे कि जिंक देखो, Zn, क्लोरीन देखो, सेकंड के बाद जो लेटर आ रहा है उससे। ठीक, अदर सिंबल आर डेराइव फ्रॉम लैटिन। कुछ सिंबल जो है लैटिन से, जर्मन से और ग्रीक नेम से डेराइव हुए हैं। जैसे कि आयरन है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आयरन Fe से, Fe होता है ना आयरन का सिंबल Fe, फ्रॉम लैटिन फेरम, किससे, फेरम से। जैसे सोडियम, उसका सिंबल है Na, तो किससे ये डेराइव हुआ है, नाट्रियम से। जैसे कि पोटेशियम K, इसका सिंबल है, ये डेराइव हुआ है केलियम से। ठीक, तो इस तरीके से हमने अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सिंबल। अब जैसे जैसे आप इनको लर्न करोगे, जैसे जैसे आप यहाँ चैप्टर चैप्टर पढ़ोगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, वैसे वैसे आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि सोडियम का, अरे NaSO तो नहीं होता, सोडियम का Na होता है, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपको खुद से याद हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे जिंक, आपको सिंपल आप Zn खुद से लिख लेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे आप जो है सिंबल्स को याद कर लेंगे, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले जो है पहला लेटर कैपिटल में है, दूसरा लेटर क्या है, स्मॉल लेटर है। और कुछ कुछ इनिशियल नाम जो है इस तरीके से रखे गए कि पहला और दूसरा लेटर की से रखे गए हैं। कुछ नाम जो है इस तरीके, जैसे जिंक ही है ऐसे, और कुछ जो है लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से डिराइव किए गए हैं। जैसे कि फेरम से बनाया गया है Fe, जो कि है आयरन का नाम और आयरन का सिंबल। जैसे पोटेशियम का है K, वो केलियम नाम से रखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। अब ये है बच्चों हमारा क्लोरीन एलिमेंट, ये एलिमेंट का नाम है क्लोरीन, एलिमेंट का सिंबल है Cl। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा जाता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है, वैसे इन्होंने गलत लिखा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। ठीक, लेकिन ये समझाने के लिए, बताने के लिए, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर लिखा गया बच्चों इसका मास नंबर। ठीक, अगर हम सोडियम की बात करें तो ये रहा सोडियम। अब यहाँ पर लिखा गया है इसका सिंबल, यहाँ पर है इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पर है इसका मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसको सीखेंगे बच्चों, समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है,
ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर, ये है एलिमेंट का सिंबल, और ये है हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है और इतना आपको नोट कर लेना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मॉडर्न डे सिंबल्स कौन से हम यूज करते हैं, देखो कुछ यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम का, आर्गन का, बोरॉन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का, कार्बन का। तो कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट चारों एक साथ है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, देखो कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca। कार्बन का भी Ca हो सकता था, है ना, Ca लिख सकते थे, लेकिन नहीं, कार्बन का सिंबल होता है C, तो आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का होता है Cl, CH नहीं लिखिएगा कोई भी, और कोबाल्ट का होता है CO। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे, डेली आप इसको एक बार रिवाइज करोगे, है ना, और फिर आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, और सिल्वर का Si नहीं होता, सिल्वर का होता है Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे थोड़ा डिफरेंट, जैसे लेड है, आयरन है, तो लेड का है Pb, आयरन का है Fe। आयोडीन, गोल्ड का है थोड़ा डिफरेंट Au, कॉपर का भी थोड़ा सा डिफरेंट है Cu। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी कुछ कुछ तो इजी है, जैसे नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। तो इस तरीके से आपको ये एलिमेंट टेबल बना लेनी है अपनी कॉपी में, और इनके सिंबल के साथ इनको लिख लेना है, और थोड़ा रिवाइज भी कर लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए कुछ कुछ सिंबल्स। चलिए बच्चों, इससे आगे का एटम के बारे में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।